हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। 1857 विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग 1857 विद्रोह को रिवाइज करेंगे। प्रश्न आपके सामने होंगे, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चारों विकल्पों पर चर्चा होगी। इसका मकसद यही है कि हम लोग चारों विकल्पों पर चर्चा करते हुए उस टॉपिक को रिवाइज करें, क्योंकि अगर चारों विकल्पों पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे। सिर्फ आंसर जान लेना इसका मकसद नहीं है। एक प्रश्न थोड़े से लंबे बनाए गए हैं और सम्मिलित करने वाले कुछ ज़्यादा प्रश्न हैं। इसका मकसद ये है कि हम पूरे टॉपिक को इन प्रश्नों के माध्यम से समाहित करने का प्रयास कर रहे थे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1857 विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित इतिहासकारों और उनके द्वारा लिखे ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। 4 इतिहासकारों या विद्वानों का नाम है और उनके आगे 4 किताबों का नाम है। किस विद्वान ने कौन सी किताब लिखी है, इसी को सम्मिलित करना है। बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा। बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा। यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी लंदन से। यह पुस्तक 1909 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एस.एन. सेन, फिर दूसरे जो ऑप्शन है एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार हैं। एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार के संदर्भ में देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने 1857 विद्रोह का इतिहास लिखवाने का प्रयास किया। इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आर.सी. मजूमदार को सौंपी गई। 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सरकार ने सबसे पहले आर.सी. मजूमदार को सौंपी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार भी किया, लेकिन आगे चलकर सरकारी अधिकारियों और मजूमदार के बीच कुछ बिंदुओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे मजूमदार ने यह कार्य छोड़ दिया। तत्पश्चात सरकार ने डॉक्टर एस.एन. सेन को यह कार्य सौंपा और एस.एन. सेन ने इस कार्य को बखूबी पूरा किया और उनके द्वारा 1857 विद्रोह पर 1857 नाम से किताब लिखी गई। 1857 नाम से एस.एन. सेन द्वारा किताब लिखी गई। आर.सी. मजूमदार ने स्वतंत्र रूप से एक किताब लिखा 1857 पर, जिसका नाम है द शेपियो म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। द शेपियो म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। सर सैयद अहमद खां 1857 पर किताब लिखने वाले पहले विद्वान हैं। सर सैयद अहमद खां 1857 पर किताब लिखने वाले पहले विद्वान हैं। सर सैयद अहमद खां ने जो किताब लिखी उसका नाम है एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। यह सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया और 1857 विद्रोह पर सबसे पहले इन्हीं की कलम चली। सबसे पहले इन्होंने ही 1857 पे किताब लिखी। इसे असबाब बगावत हिंद भी कहा जाता है इस किताब को। ठीक, अब इन चारों विद्वानों ने 1857 विद्रोह की प्रकृति के विषय में क्या कहा, इस प्रकृति से इन चारों विद्वानों से संबंधित कथनों या विचारों को भी पूछा जाता है सीधे सीधे, तो उसकी बात भी हम लोग कर लें। सबसे पहले आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन की बात की जाए। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम विद्रोह था, न तो राष्ट्रीय था, स्वतंत्रता संग्राम तो था ही नहीं। वो कहते हैं कि यह न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन इनसे थोड़ा सा भिन्न कहते हैं। वो कहते हैं कि यह राष्ट्रीय नहीं था, हम भी मानते हैं यह 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था। यह बात दोनों लोग स्वीकार करते हैं, एस.एन. सेन भी और आर.सी. मजूमदार भी। लेकिन एस.एन. सेन कहते हैं कि यह राष्ट्रीय भले ही नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम कैसे था वो बताते हैं कि जो मेरठ से सिपाही गए 10 मई को निकले तो सीधे दिल्ली गए। उनके सामने मुगल बादशाह दिख रहा था और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना शासक मान लिया। वो मुगल बादशाह के अधीन रहने को तैयार हो गए, उन्हें अपना शासक मान लिए। यानी वो अंग्रेज़ों को अपना शासक नहीं मान रहे हैं, यानी वो ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होना चाह रहे हैं और वो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह जो थे उन्हें अपना शासक मान रहे हैं। इस प्रकार
यह स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा डॉक्टर एस.एन. सेन का कहना है। बी.डी. सावरकर आर.सी. मजूमदार के ठीक विपरीत बात कहते हैं। जब आर.सी. मजूमदार ने कहा न तो यह प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, इसके ठीक विपरीत बी.डी. सावरकर कहते हैं कि यह प्रथम है, राष्ट्रीय है और स्वतंत्रता संग्राम है। बी.डी. सावरकर का ये कथन सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसने कहा 1857 विद्रोह के संदर्भ में कि यह प्रथम विद्रोह था, राष्ट्रीय था और स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन बी.डी. सावरकर का है और इसके ठीक उल्टा जो कथन है वो आर.सी. मजूमदार का है। सर सैयद अहमद खां उस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पे कार्यरत थे, यानी ब्रिटिश कंपनी के सेवा में थे। उन्होंने जो किताब लिखी उसमें वो मुख्यतः इसे सैन्य विद्रोह ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खां का मुस्लिम समाज की प्रगतिशीलता के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान है। 1864 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया, फिर 1875 में उन्होंने एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1873 में कॉलेज बना, 1920 में वही अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। तो इस प्रकार से हालांकि ये कांग्रेस का विरोध भी करते हैं। तो ये चारों को हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसको मिला लें, ठीक। अब मिलाइए, देखिए। अब मिलाने पे बी.डी. सावरकर का द इंडियन ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अब दूसरे प्रश्न की हम लोग बात करें तो दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1857 विद्रोह का स्थान और विद्रोह का दमन करने वाले अधिकारी, यानी कहाँ के विद्रोह का किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था। इसमें जो स्थान है वो दिए गए हैं दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, बरेली और जगदीशपुर। दिल्ली, झांसी और ग्वालियर, बरेली और जगदीशपुर। तो इनको देखिए, दिल्ली के विद्रोह का दमन निकोलसन ने किया, झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया, बरेली के विद्रोह का दमन जो नए सेनापति आए थे कैंपबेल उन्होंने किया, जगदीशपुर का दमन विलियम टेलर ने किया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, उनके सेनापति वक्त खां थे। निकोलसन ने, और यहाँ जो विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को मेरठ से सिपाही निकले, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह को कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह ने नेतृत्व करना अंततः स्वीकार किया। दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया। बहादुर शाह जफर को सबने अपना बादशाह मान लिया। अब अंग्रेजों का नज़र दिल्ली पर है कि सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया जाए, तो इसलिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर सितंबर 1857 तक दिल्ली पर अधिकार कर लिया निकोलसन के नेतृत्व में। हालांकि निकोलसन इसमें हताहत हुए, मारे भी गए, ठीक। झांसी और ग्वालियर, जहाँ नेतृत्व झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई वो कर रही थी, तात्या टोपे भी कानपुर से वहाँ पहुँच गए थे। ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया, जिसमें झांसी की रानी ग्वालियर में मारी भी गई। तात्या टोपे वहाँ से भागने में सफल है। बाद में मानसिंह जो नरवर के राजा थे, उनकी मुखबिरी से वो गिरफ्तार हुए और ब्रिटिश सेना ने उन्हें फांसी दिया। बरेली के विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। उसी कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह का भी दमन किया था, बरेली के विद्रोह का भी दमन किया था और लखनऊ के विद्रोह का भी कैंपबेल ने ही दमन किया था। जगदीशपुर बिहार में, आरा में जगदीशपुर रियासत थी, वहाँ के राजा जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंततः 1858 सितंबर तक इस विद्रोह का दमन कर दिया गया विलियम टेलर के द्वारा। तो इन विकल्पों को मिला लिया जाए, तो इनको मिलाएं तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, सी का 1 ही दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन। थोड़ा सा ये ऑप्शन सरल बन गया है, ठीक। सी आप जानते हैं तो आप कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न, 1857 विद्रोह की नायिकाओं और उनके कार्य स्थल को सम्मिलित कीजिए। 1857 विद्रोह में कई महिला वीरांगना भी थी, जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में
इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें झलकारी बाई, अजीजन बाई, उदा देवी, जीनत महल, ये 4 नाम इस प्रश्न में हैं। ये कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी या विद्रोह में कहाँ पर शामिल थे, कहाँ इनका कार्यस्थल था, उसको सम्मिलित करवाना है। तो झलकारी बाई, झलकारी बाई झांसी में है, अजीजन बाई कानपुर में है, उदा देवी लखनऊ में और जीनत महल दिल्ली में। झलकारी बाई जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का जो महिला दल था, उनकी सेना का जो महिला दल था जिसे दुर्गा दल कहा जाता था, उसकी ये सेनापति थी। इनके पति भी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कार्यरत थे। बचपन में ही इन्होंने एक बहादुरी या वीरता का कार्य किया था कि एक तेंदुए को इन्होंने मार दिया था, तो इनका ये बहुत विख्यात हो गई थी। लक्ष्मीबाई ने इनके विषय में सुना, इन्हें बुलाया और अपनी सेना में इन्हें रख लिया। बाद में ये दुर्गा दल के प्रमुख बनाए गए, प्रमुख सेनापति बने। इनका चेहरा जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। तो रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने में झलकारी बाई का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि झांसी में जब अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया, तब झलकारी बाई ने रानी के पोशाक को धारण किया। अंग्रेज सैनिक भ्रमित हो गए और इन्हीं झलकारी बाई को वो रानी लक्ष्मीबाई समझ लिए और वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई निकल गई, कालपी और ग्वालियर चली गई। तो इस प्रकार झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का जान बचाया था। अजीजन बाई ये त्वायब थी, अजीजन बाई एक त्वायब थी और ये कानपुर में रहती थी। अजीजन बाई त्वायब थी और कानपुर में रहती थी और नाना साहब के साथ इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। उदा देवी, उदा देवी ये जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ थी और इन्होंने बेगम हजरत महल के साथ रहते हुए सिकंदर बाग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने अद्भुत निशानेबाजी का प्रदर्शन किया था, हालांकि मारी गई। जीनत महल बहादुर शाह जफर की बेगम है। जब 11 मई को मेरठ से सैनिक पहुंचे दिल्ली में लाल किले के दरवाजे पे, जब हलचल सैनिकों की बढ़ी, तब रोजा का समय था। बहादुर शाह जफर असमंजस में थे कि हम इस उम्र में 80 वर्ष की उम्र में इस विद्रोह का नेतृत्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीनत महल ने बहादुर शाह को प्रेरित किया कि खुदा की रहमत से एक ऐसा मौका मिला है जिससे में आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, आप विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। तो इन्हीं जीनत महल की प्रेरणा से बहादुर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हीं जीनत महल की प्रेरणा से बहादुर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, तो इसको मिला लें। झलकारी बाई यानी ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3 यानी सी ऑप्शन, उसको मिला लेंगे आप। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस रियासत का विलय किया था? सबसे पहले डलहौजी की जो विलय नीति है, व्यक्तिगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उस सिद्धांत के तहत उसने सबसे पहले किस रियासत का विलय किया था? तो डलहौजी द्वारा जिन रियासतों का विलय किया गया था उसमें सतारा डलहौजी द्वारा जिन रियासतों का विलय किया गया था उसमें सतारा है, उसके बाद संभलपुर है, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, फिर करौल का भी विलय करना चाहता था। तो सतारा का विलय 1848 में, 49 में संभलपुर, 50 में बघाट, उदयपुर 1852 में और 1853 में झांसी 1853 में, 1853, नागपुर 1854,
और अवध 1856। करौल का भी विलय करना चाहता था, लेकिन डायरेक्टरों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी 1855 में, तो इसलिए उसका विलय नहीं हुआ। तो इस विकल्प में सतारा है, सतारा का विलय 1848 में, बघाट का 1850 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, जैतपुर और संबलपुर का 1849 में विलय डलहौजी द्वारा किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न, 1857 विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था? 1857 विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था? इसमें जो नाम है, विकल्प है आपके पास, सर सैयद अहमद खान, बिरजिश कादिर, वाजिद अली शाह, मौलवी अहमदुल्लाह। सर सैयद अहमद खान की बात हम लोगों ने की ही। इन्होंने, ये विद्रोही नहीं थे, विद्रोह का नेतृत्व नहीं किए। ये उस समय ब्रिटिश सेवा में थे, सदर अमीन के पद पे बिजनौर में कार्यरत थे। बिरजिश कादिर बेगम, जब वाजिद अली शाह जो है लखनऊ के नवाब थे। 1856 में जब डलहौजी ने लखनऊ का विलय किया तो वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया पेंशन पे। उनकी बेगम, जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने उनका जो पुत्र था बिरजिश कादिर, उसको नवाब घोषित करके विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बिरजिश कादिर को नवाब घोषित करके बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में। वाजिद अली शाह 1856 में निर्वासित कर दिए गए थे, कलकत्ता चले गए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद के थे, और फैजाबाद में रहते हुए इन्होंने 1855-56 से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू किया था। ये ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, मौलवी थे ही। ये पालकी से चलते थे, इनके पीछे बाजा बजाते हुए लोग चलते थे। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार भी किया 1856 में। ये जेल में थे। 1857 के विद्रोह की जब शुरुआत हुई तब ये जेल से मुक्त हो गए, विद्रोहियों ने मुक्त कर दिया। उसके बाद ये बेगम हजरत महल के साथ मिलकर विद्रोह में, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने लगे। लेकिन आगे चलकर पुआवा रियासत के बलदेव सिंह ने इन्हें अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया, खुद ही गोली मार के अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया। इन्होंने 22वीं एनआई, ये 22वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने इन्हें अपना नेता मान लिया था, और इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। ये कहा जाता है कि 1857 विद्रोह में जो कमल के फूल और रोटी एक गांव से दूसरे गांव जो भेजा जाता था, उसकी संकल्पना इन्हीं मौलवी अहमदुल्ला की थी। सरकार ने इन पर इनाम भी घोषित किया था। ठीक, बाद में ये पकड़े गए और इनके शव को गोली मार दी गई थी। फिर इनके शव का प्रदर्शन भी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सेना ने किया था। अब अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। दमदम से इस बात की सूचना मिली थी। एक ब्रिटिश अधिकारी राइट ने लिखा था कि दमदम से ये बात की सूचना मिली थी कि जो एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस भरा जाता था, जिस पे जो सील लगी हुई थी, जिसे दांत से खींच के उसके बाद उस राइफल में उस कारतूस को भरा जाता था, तो ऐसा कहा गया कि ये जो सील लगी हुई है गाय और सूअर की चर्बी से बना है। तो गाय और सूअर की चर्बी से क्या हुआ कि दोनों जो भारतीय सिपाही थे, दोनों धर्मों के, हिंदू हों या मुस्लिम हों, दोनों धर्मों का लोगों का धर्म भ्रष्ट इसमें हो रहा था। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, वो उसके मांस को या उसके चमड़े को अपने मुंह से स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही सूअर मुस्लिमों के लिए उतनी ही अपवित्र है, वो उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस तरह से दोनों का धर्म नष्ट हो रहा था। यह बात की सूचना दमदम से मिली थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 34वीं एनआई के सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने जो अधिकारी थे हेरसे, उनको इन्होंने मार दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन इस दिन से इस घटना की शुरुआत नहीं मानी जाती है। 23 अप्रैल को मेरठ में सैनिकों ने
कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, जिसमें 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सज़ा दी गई। कोर्ट मार्शल उनका हुआ, 10 वर्ष की सज़ा दी गई। 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने, तीसरी कैलेवरी के जो सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और इन 85 सैनिकों को मुक्त करा दिया और यहाँ से वो 10 मई रात्रि को वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से 10 मई 1857 की जो तिथि है, यही 1857 विद्रोह के प्रारंभ की तिथि है। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को सैनिक कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए। ठीक, 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए। थोड़ा सा 11 मई को कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार करने को कहे। अगले प्रश्न को देखा जाए, धोदू पंथ किसका नाम था? ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि धोदू पंथ किसका नाम था। तो धोदू पंथ जो नाम था वो नाना साहब का था। धोदू पंथ नाम नाना साहब का था। नाना साहब, इन्हें धोदू पंथ कहा जाता था। तात्या टोपे का जो नाम था वो रामचंद्र, प्रारंभिक जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम था तात्या टोपे का। नाना साहब का नाम था धोदू पंथ। जफर वक्त जो थे वो जो बहादुर शाह जफर एक बादशाह थे और उनके एक तरह से मुख्य सेनापति यही वक्त खां थे या जफर वक्त खां थे। दिल्ली में देवी सिंह ने मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित कमीशनों को गठित किया गया था। 1857 विद्रोह के पश्चात सैन्य पुनर्गठन हेतु ये इनाम कमीशन जो है 1851-52 में इसका गठन डलहौजी द्वारा किया गया था। तो ये 1857 विद्रोह के पहले इसका गठन हुआ था, बम्बई में गठन हुआ था। जमींदारों को जो इनामी भूमि दी गई थी उसके जांच के लिए गठन हुआ था और उन इनामी भूमियों को जब्त किया गया था। ये जो पील कमीशन है, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, ये सेना के पुनर्गठन हेतु गठित किया गया था, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को कम किया गया, 1:2, 1:3 किया गया और जो भारतीय सेना में जो जातिगत भेद था, सेना में जो रेजिमेंटें थीं वो जातियों और क्षेत्रों के आधार पर बनाई गई। तो इस प्रकार का पुनर्गठन पील कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। बेल्वे कमीशन ने भारत में जो व्यय हो रहा था उस व्यय को कम करने संबंधी एक कमीशन गठित किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर है पील कमीशन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1800 कथन क्या है? 1857 विद्रोह में बहादुर शाह जफर के मुख्य सेनापति वक्त खां थे, बिल्कुल सही कथन है। बहादुर शाह ने वक्त खां को साहिब आलम की उपाधि दी थी। बहादुर खां ने वक्त खां को साहिब आलम की उपाधि दी थी। साहिब आलम की उपाधि बहादुर शाह ने वक्त खां को दी थी। बहादुर शाह, तीसरा कथन, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से तो गिरफ्तार किया गया, ये बात तो सही है, लेकिन काला पानी की सजा नहीं दी गई, उन्हें बर्मा भेज दिया गया। बहादुर शाह को कहाँ भेजा गया? बर्मा भेज दिया गया। बर्मा भेजा गया। काला पानी की सजा, सेलुलर जेल को काला पानी की सजा माना जाता था, तो वहाँ इन्हें नहीं भेजा गया, इन्हें बर्मा भेज दिया गया। 1862 में बहादुर शाह का वहीं निधन हो गया, वहीं उनकी समाधि बनी। सती चौरा कांड कानपुर में हुआ था। सती चौरा कांड कानपुर में हुआ था, ये बात भी सही है। गलत जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक, सी ऑप्शन गलत है, डी भी सही है। सती चौरा कांड कानपुर में हुआ था, जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके बीबी बच्चों को गंगा नदी के तट पर सती चौरा नामक स्थान पर भारतीय विद्रोहियों द्वारा मार दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश सेना ने कहा कि यह कार्य नाना साहब ने करवाया, लेकिन नाना साहब का इसमें कोई भूमिका नाना साहब की नहीं थी। ठीक,
अगला प्रश्न है, किसने कहा था अगर सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल गया होता तो हमें आज ही बिस्तर गोल करना पड़ता। किसने कहा था अगर सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल गया होता तो हमें आज ही बिस्तर गोल करना हो पड़ता। दरअसल सिंधिया विद्रोह में शामिल नहीं थे, वो ब्रिटिश कंपनी के साथ थे। तो सिंधिया इस विद्रोह इस कथन को कहा था कैनिंग ने, जो कि उस समय वायसराय था, गवर्नर जनरल था। दरअसल सिंधिया जो ग्वालियर रियासत थी वो एक बड़ी रियासत थी। उत्तर भारत में लगभग हर जगह विद्रोह फैला हुआ था। अवध ने विद्रोह किया, दिल्ली विद्रोह किया, झांसी में विद्रोह हुआ, मथुरा में विद्रोह हुआ, गोरखपुर में विद्रोह हुआ, आरा में विद्रोह हुआ, पटना में विद्रोह हुआ। तो विद्रोह उधर संथालों ने भी विद्रोह किया था। तो इस तरह से ये सारी रियासतें विद्रोह में शामिल थी। एक बड़ी रियासत जो ग्वालियर की थी वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुई। तो उनका कहना था कि अगर ग्वालियर, जैसे झांसी की रानी जब ग्वालियर गई तो ग्वालियर की सिंधिया की जो सेना थी वो तो झांसी की रानी के साथ कुछ टुकड़ी आ गई, लेकिन सिंधिया ने सहायता करने से इनकार कर दिया। अगर वो सहायता किए होते तो जो लक्ष्मीबाई थी उनका हाथ और मजबूत हुआ होता और संभवतः ब्रिटिश सेना वहाँ फिर पराजित हुई होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया भी इसमें शामिल हो गया होता तो विद्रोही और मजबूत हो गए होते, तब इसका दमन करना हमारे लिए संभव नहीं होता, हमें बिस्तर गोल करना पड़ता, यानी भारत को छोड़ना पड़ता। ठीक। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी की सेना में सबसे पहले कब भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था? कंपनी की सेना में भारतीय सिपाहियों का जो विद्रोह का इतिहास मिलता है वो सबसे पहला विद्रोह का इतिहास बक्सर युद्ध में मिलता है। बक्सर युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था। बर्मा युद्ध के समय भी विद्रोह हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध के समय भी विद्रोह की बात हुई थी, लेकिन सबसे पहला जो विद्रोह है वो बक्सर युद्ध के समय हुई थी। मुनरो के अधीन जो सेना लड़ रही थी बक्सर युद्ध में, उसमें से भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी आकर इधर मिल गई थी। जो अवध के नवाब थे और मुगल बादशाह थे और मीर कासिम थे, इन लोगों के साथ वो भारतीय टुकड़ी आकर मिल गई थी। तो इस प्रकार पहला विद्रोह का, भारतीय सैनिकों द्वारा पहला विद्रोह का साक्ष्य बक्सर युद्ध में मिलता है। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? 1857 विद्रोह के समय अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है वो 1:6 था। 1 अंग्रेज सैनिक पर 6 भारतीय सैनिक थे। बाद में पील कमीशन की सिफारिश पर यह अनुपात 1:2 और 1:3 किया गया। बंगाल में इसे 1:2 रखा गया और मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में इसे 1:3 किया गया, क्योंकि वहाँ 1800 बम्बई प्रेसिडेंसी में थोड़ा सा हिस्सा और मद्रास प्रेसिडेंसी बिल्कुल अछूता था 1857 विद्रोह से। अगला प्रश्न है, रोटी और कमल का फूल किस विद्रोह से संबंधित है? तो रोटी और कमल का जो फूल है वह 1857 विद्रोह से संबंधित है, क्योंकि इसमें जिक्र मिलता है कि विद्रोही एक गांव से दूसरे गांव में 5 चपाती रोटी बनाकर भेजते थे और कमल के फूल, वो कहते थे कि आप जो है इन रोटियों को खा लें और फिर दूसरी रोटी बनाकर अगले गांव को भेजें। ये एक तरह से विद्रोह में उन गांवों को शामिल करने या विद्रोह का संदेश उन गांवों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया थी। ठीक। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में किसने कहा था विद्रोहियों में एकमात्र वही मर्द है, एकमात्र यही मर्द है? यह बात जो झांसी के विद्रोह का जिस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था उसी ने यह बात कही थी, और वो ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ह्यू रोज। जब ग्वालियर में झांसी की रानी हताहत हुई, वीरगति को प्राप्त हुई, तो वही उनका शव था और उसी शव को देखते हुए ह्यू रोज ने कहा था कि विद्रोहियों में मात्र यही एक मर्द है। ठीक। अगला जो प्रश्न है वो है, 1857 विद्रोह में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? दरअसल अभी हम लोगों ने जो बात की थी फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला की, जो पालकी में चलते थे और उनके पीछे गाजा बाजा बजता था, तो उन्हें लोगों ने डंका शाह कहना शुरू कर दिया था। तो वो डंका शाह के नाम से विख्यात थे।
डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्होंने जिहाद घोषित किया था। इनाम इन पर, इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम रखा था। ठीक। शामल शामल बड़ौत रियासत में ये विद्रोह किए थे। गोनू संथालों का नेतृत्व किया था 1857 विद्रोह में। कदम सिंह ने मथुरा में, देवी सिंह कदम सिंह ने गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोही सिपाहियों के लिए रसद कौन पहुंचाता था? अब दिल्ली में जो विद्रोही सिपाही थे, ये जो शाहमल हैं, शाहमल ने दिल्ली के पास विद्रोह किया था। जो जाटों का 84 जो गांव थे, 84 देश जिसे कहा जाता था, जो 84 गांव थे वहाँ जाटों का बाहुल्य था, तो उनका नेतृत्व शाहमल ने किया था। और यही जो है वो विद्रोहियों को, दिल्ली के जो विद्रोही सैनिक थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास इतना राजस्व तो था नहीं कि वो बड़ी संख्या में सैनिकों के रसद की पूर्ति कर सके, तो यही शाहमल द्वारा उन्हें रसद भेजा जाता था। ठीक। अवध, अगला प्रश्न है, अवध के विषय में किसने कहा था यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? अवध पर पहले से ही ब्रिटिश अधिकारियों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई थी। 1801 में जो संधि हुई थी अवध से, उसके पहले भी अवध से संधियां हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। फिर आगे भी संधियां हुई थी, बनारस की संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि हुई थी, 1801 की संधि हुई जिसमें ढेर सारा क्षेत्र अवध का ले लिया गया। अवध का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहतर क्षेत्र था। यहाँ नील और कपास का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जा सकता था, इसलिए अंग्रेजों की नज़र इस रियासत पे लगी हुई थी। जब व्यपगत के सिद्धांत यहाँ नहीं लागू हुआ तो नज़र तो पहले से लगी हुई थी। व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी का यहाँ लागू नहीं हुआ, क्योंकि व्यपगत का सिद्धांत तभी लागू होता है जब उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न होती। उत्तराधिकार की समस्या का मतलब उनका राजा का या नवाब का खुद का पुत्र नहीं होता, वो गोद लिए होते। यहाँ तो वाजिद अली शाह का खुद का पुत्र है मीर जस कादिर, तो गोद वाली कोई समस्या है ही नहीं। तो वहाँ कुशासन का आरोप लगाया गया और आउड्रम को वहाँ भेजा गया रेजिडेंट बना के, और उनसे रिपोर्ट मंगवाई गई। उन्होंने कहा कुशासन यहाँ व्याप्त है, राजा ढंग से शासन नहीं कर पा रहा है। तो कुशासन के आधार पर डलहौजी ने एक बहाना बनाया कुशासन का और उस रियासत को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इस प्रश्न का उत्तर है डलहौजी। डलहौजी ने कहा यह चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी में अधिकांश जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, अवध से थे, और इसमें भी सवर्णों की संख्या अधिक थी। तो इसीलिए इसे बंगाल आर्मी को अवध की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है, क्योंकि यहीं के अधिकांश सैनिक बंगाल आर्मी में थे और उसमें भी अधिकांश सवर्ण वर्ग थे। और इन्होंने ही विद्रोह का एक तरह से नेतृत्व भी किया था, क्योंकि जितने भारतीय सैनिक थे सबने तो विद्रोह किया नहीं। अधिकांश सैनिक ब्रिटिश लोगों के साथ भारतीयों के विरोध भी लड़ रहे थे। तो 1857 विद्रोह से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने की, और इन बातों के साथ कुछ अन्य बातें भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक तो नाना साहब, रंगो बापू और अजीमुल्ला खां की चर्चा होती है अमूमन 1857 विद्रोह के संदर्भ में। तो नाना साहब की बात तो हुई कि दो पंथ उनका नाम था। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे, उनके वो दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय को 1818 में अंग्रेजों ने वहाँ से, पूना से हटाकर उन्हें कानपुर के बिठूर में पेंशन दे दी। वो वहाँ रहने लगे। 1851 में उनका निधन हुआ। तब नाना साहब उनके दत्तक पुत्र थे। नाना साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमें, उनको जो पेंशन मिलती थी वो हमें भी मिले, क्योंकि हमारे जीविकोपार्जन का कोई साधन है नहीं, हमारा राज्य तो ले लिया गया है। इसके लिए वो अजीमुल्ला खां को, जो कि उनके सहायक थे, उनके सचिव थे, उनको उन्होंने ब्रिटेन भेजा, लंदन भेजा।
लेकिन वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। 1853 में उन्होंने भेजा, वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। वो कीमिया आदि होते हुए पुनः आ गए, पेंशन नहीं स्वीकार की गई। रंगो बापू, सतारा जो ले लिया गया था 1839 में, सतारा का जो विलय कर लिया गया था, तो सतारा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी मराठों का ही शासन था, प्रताप सिंह 1839 में हटा दिए गए थे, तो प्रताप सिंह ने रंगो बापू को अपनी पैरवी के लिए भेजा था कि हमें रियासत पुनः मिल जाए, लेकिन उसमें रंगो बापू भी उसमें सफल नहीं हुए थे। ठीक। तात्या टोपे, टोपे नाम ये उनके पिता जो थे तात्या टोपे के, पांडुरंग त्रयंबक भट्ट, ये ब्राह्मण लोग थे और वो बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय मंत्री थे। और उनके कुशल कार्यों को देखते हुए बाजीराव द्वितीय ने उन्हें रत्न जड़ित टोपी दिया था, वही वो धारण करते थे, पेशवा द्वारा दिया गया था। इसीलिए तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो अपनी उपाधि टोपे लगाने लगे थे। बाद में वो नरवर के राजा मान सिंह के मुखबिरी से पकड़े गए, फांसी दी गई। नाना साहब नेपाल चले गए, बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई। खान बहादुर खान रुहेलखंड, रुहेलखंड में जो हाफिज रहमत खान ने रुहेला राज्य का गठन किया था, इनके दादा थे हाफिज रहमत खान, तो इन्होंने रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में ये नेपाल चले गए। नेपाल के जो सम्राट थे जंग बहादुर, उन्होंने इन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक। तो 1857 विद्रोह से अन्य कोई अगर प्रश्न आपके दिमाग में है तो उसे करिएगा, प्रश्न जहाँ से भी मिले उसे आप अधिक से अधिक करें। किताबों में जो पहला प्रश्न किताबों से संबंधित था 1857, 2-3 किताबें 1857 विद्रोह से संबंधित और हैं जो कि महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से हैं। एक तो पूरनचंद जोशी की किताब है रिवेलियन 1857 ए सिम्पोजियम, रिवेलियन 1857 ए सिम्पोजियम। और दूसरी किताब है इकबाल हुसैन की रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑफ 1857, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑन द रिवेल ऑफ 1857। ये किताब है मोहम्मद सादिक खान की, जो कि 1857 के जो हीरोज थे उनका उल्लेख करते हैं। अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार 1857 से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग किए। आगे राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इसी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे।